अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरपर्दा के साथ मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार। कतर की मिल्कियत स्विट्ज़रलैंड के सयाहती रिजॉर्ट बर्गनस्टॉक की लेक लूजन के किनारे ईरान अमरीका तारीखी मुज़ाकरात की मेज़ सज चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, अमरीकी नायब सदर JD वेंस, ईरानी पार्लिमान के स्पीकर बाकिर कालिबाफ और कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अथानी भी स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। मुज़ाकरात से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी नायब सदर JD वेंस की मुलाकात हुई और उसके बाद मीडिया टॉक। देखिए JD वेंस पाकिस्तान और पाकिस्तान की क़यादत के बारे में क्या कह रहे हैं। Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad. I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. अमरीकी नायब सदर पाकिस्तानी क़यादत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सालिसी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सलाहियतों पर दाद दे रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में उन्होंने बरमला एतराफ़ किया कि फील्ड मार्शल की मुदब्बिराना सलाहियतों के बगैर हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। JD वेंस ने तस्लीम किया कि फील्ड मार्शल बेहतरीन अस्करी सालार ही नहीं, बेहतरीन सिफारतकार भी हैं। नाज़रीन, लेक लूजन समिट में पाकिस्तान का किरदार बिलाशुबा गैर मामूली सालिस के तौर पर दिखाई दिया जा रहा है। 48 घंटों कबल जंग बंदी के बावजूद इसराइल के लबनान पर मुसलसल हमलों और 16 शहरी हलाकतों के पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मज़ बंद करने का ऐलान कर दिया था और मुज़ाकरात में डेडलॉक की सी सूरत पैदा होती दिखाई दे रही थी। इसी दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फौरी तौर पर तेहरान पहुंचे और ईरानी क़यादत से मुलाकातें की। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक मुज़ाकरात से एक दिन पहले पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची समेत दीगर हुकाम से मुलाकातों का मकसद स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द को शिरकत पर आमादा करना था। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान अहम सिफारती पुल का किरदार अदा किया। सालिसी के अरसे में दोनों ममालिक के दरमियान पैगामात पहुँचाए, तजावीज़ का तबादला किया और जंग बंदी को मुमकिन बनाया। CNN का ये भी कहना है कि पाकिस्तान सालिसी के लिए इंतहाई मौजू मुल्क साबित हुआ, जिसके अमरीका और ईरान दोनों से खुशगवार ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान में खलीजी मुल्कों की तरह अमरीका के अड्डे भी मौजूद नहीं। दूसरी जानिब बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक लेक लूसन समिट में अमरीकी मुज़ाकराती वफ़द JD वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पर मुश्तमिल है। ईरानी वफ़द में बाकिर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के अलावा सिक्योरिटी हुकाम, मरकज़ी बैंक और तेल के शोबे से वाबस्ता हुकाम शामिल हैं। अब देखना यह है कि कतरी मिल्कियत स्विस रिजॉर्ट बर्गनस्टॉक में पुरफ़ज़ा लेक लूसन के किनारे ईरान अमरीका ताल्लुक परवान चढ़ता है या खुशगवार माहौल में तारीखी मुलाकात का दौरानिया गिले शिकवों में बीत जाता है। आगे बढ़ेंगे, इस पे हम बात करेंगे एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब से। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहजाद साहब, सबसे पहले तो JD वेंस के जो कमेंट्स हैं उनके हवाले से आपसे जानना चाहूँगी। पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत के बारे में उन्होंने तारीफ़ भी की और उन्होंने बरमला एतराफ़ किया कि आसिम मुनीर की मुदब्बिराना साथ के बगैर आज का ये दिन नहीं देख सकते थे और साथ ही उन्होंने FM को बेहतरीन कमांडर ही नहीं, बेहतरीन सिफारतकार भी कहा। आप क्या कहेंगे? जी, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ, पाकिस्तान की लीडरशिप को रिकग्नाइज किया गया इंटरनेशनली और मेरा इंटरनेशनल फोरम पे जहाँ सारी दुनिया देख रही है, इसको मॉनिटर कर रही है। अगर पाकिस्तान के वजीर आजम और पाकिस्तान के आर्मी चीफ का नाम इस तरीके से लिया जाता है और इन तहसीन भरे अल्फाज में लिया जाता है तो पाकिस्तान की इसके अंदर इज्जत बढ़ती है। तो बहुत अच्छी बात है जी, वेरी पॉजिटिव, वेरी गुड। आई थिंक उनको दे नीड द रिकग्निशन, दे डिजर्व द रिकग्निशन और उनको अल्लाह ताला ने ये मकाम भी दिया, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा शहजाद साहब, वैसे तो जो पहले डेट थी इन मुज़ाकरात के हवाले से वो पहले कैंसिल हुई, फिर उसके बाद दोबारा से आज के दिन के हवाले से डिसाइड हुआ कि सब जो तीनों ममालिक के सरबराहान हैं वो जाएंगे और इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। आपके ख्याल में कोई खला रह गया था जिसकी वजह से पहले तो कैंसिल किया गया इस दौरे को, फिर दोबारा से तमाम चीज़ें डिसाइड हुई? मेरा ख्याल है देखिए, इसमें चूँकि 4 पार्टीज शामिल हैं तो 4 पार्टीज में कहीं ना कहीं पे डिसीजन मेकिंग के अंदर कोई डिलेज तो होते हैं। तो मेरा ख्याल है इतने बड़े मसले को और इतने गहरे मसले को जब देखा जाएगा तो इसमें कोई ऐसी हैरानकुन बात नहीं है। और फिर 4 डिफरेंट जगहों से लोगों ने आना है, उनकी अपनी जो सिक्योरिटी, सेफ्टी, प्रोसीजरल चीज़ें जो हैं
डिसीजन मेकिंग, मेरे ख्याल में जब आप इन चीज़ों को देखते हैं और फिर उसके बाद ज़ाहिर है इश्यूज ऐसे हैं जिसके ऊपर के डिटेल में काम करने की ज़रूरत है उनको अपनी टेक्निकल टीम्स के साथ भी, तो ये प्रोसेस ही हुआ करता है, इसका कोई ऐसा नेगेटिव मीनिंग नहीं लेना चाहिए। और जैसा मैंने कहा 4 साइड्स हैं, इन 4 साइड्स के अंदर लेकिन जब शहजाद बात होगी साहब, तो इस इतना तो तमाम टाइम पीस टॉक प्रोसीजर में जो बार बार स्पॉइलर का जिक्र इसराइल के हवाले से किया जा रहा है, कुछ खबरें ऐसी भी आ रही थी कि इसराइल शायद कुछ प्लान कर रहा था इस समिट को खराब करने के लिए या कुछ मामलात के हवाले से, तो इसलिए इसको डिले किया गया। लेकिन अब जबकि मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो आपके ख्याल में जो शराइत हैं जो ईरान की तरफ से भी पेश की गई, जो अमेरिका की तरफ से भी पेश की गई, क्या वो इतनी काबिल अमल शराइत हो गई थी कि उसके बाद ये फाइनली डिसाइड हो गया कि हाँ अब मुज़ाकिरात की तरफ जा रहे हैं? नहीं, देखिए ये तो फैसला उसमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में हो चुका था ना कि देखिए हमें मसले को पहले समझना चाहिए। इस मसला ये था कि एक जंगबंदी का अमल था, उस जंगबंदी के अमल के बाद फिर कुछ 3-4 चीजें तय होने वाली थी, उसके लिए मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए गए और वो ग्रुप्स जो हैं वो अब मिलके तो उसको टेक्निकल डिटेल्स और उसके जो बाकी प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे कि इसको किस तरीके से कितने टाइम पीरियड में क्या अवामिल होंगे, इधर से एक हर तरफ से क्या क्या अचीव किया जाएगा, जिसके बाद इसके जो मुख्तलिफ अज्जा हैं वो अपने तौर पर इकट्ठे होकर एक मुस्तकिल अमन दे पाएंगे। इसराइल का इसमें ताल्लुक, इसराइल आज भी पहले भी खराब करना चाह रहा था, खराब करने की कोशिश भी की, आज भी करेगा, कल भी करेगा और करता रहेगा, क्योंकि उसकी तो ख्वाहिश नहीं है कि ये अमन का मुआहदा हो। तो वो तो अब जो करने वाले जिनके बीच में ये जंग है जिसके अंदर अमेरिका और ईरान है, तो मेरा ख्याल है ये उनकी उस पे है कि क्या वो जंग पे वापस जाना चाहते हैं या नहीं, और यकीनन नहीं जाना चाहते, इसीलिए वो इतनी एफर्ट करके तो इस जगह पे पहुंचे हैं जहां पर के अमन का रास्ता जो है उसका तयन किया जा सके। अच्छा, ईरान का रवैया इस पीस टॉक के दौरान काफ़ी मोहतात रहा है और अभी भी कुछ मोहतात ही देखा जा रहा है। वैसे तो वो बिल्कुल इस पीस टॉक के हवाले से पूरी तरह तैयार थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात मुसलसल सुबह में कुछ आते हैं और शाम में कुछ आते हैं, आज भी उनकी तरफ से जो बयानात आए कि अगर तो ईरान नहीं रजामंद होगा तो दोबारा से बमबारी करेंगे, आपके ख्याल में ये अमेरिका की सीरियसनेस शो कर रहे हैं कि वाकई अमेरिका इन मामलात को पुरअमन तरीके से आगे लेकर जाना चाहता है? यही कुछ ईरान कहता है कि अगर हमें जंग में जाना पड़ा तो हम जाएंगे, यही अल्फाज वो दोहराते हैं। IRGC के जो स्पोक्स पर्सन है वो भी यही बात करते हैं जो कि ट्रंप करते हैं वहां पे बैठ के। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे IRGC का स्पोक्समैन ये बात करता है, वहां पर ट्रंप ट्वीट्स दर ट्वीट किए जाता है, और वहां पे बाकी भी जो लोग हैं वो भी ये बात करते हैं कि हाँ अगर हम अमन में नहीं जाएंगे और हमें जंग ही करनी पड़ गई तो कौन सा मुल्क है जो कहेगा कि अच्छा अगर अमन नहीं होगा तो हम जंग नहीं करेंगे। बिल्कुल। ना पाकिस्तान ऐसा कर सकता है ना कोई और मुल्क ऐसा कर सकता है। अगर अमन नहीं है किसी दो मुल्कों के दरमियान में तो फिर उसका ऑल्टरनेट तो जंग ही होगा ना। तो वो तो अगर ऐसी बात ऐसी सूरत में की जा रही है तो मेरा ख्याल है कि उसको उसी हद तक ही रखना चाहिए। उसकी एक जरूर डोमेस्टिक कंजम्पशन है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो अगर 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 वो अपने समन के बारे में सीरियस नहीं है तो इतनी एफर्ट क्यों कर रहे हैं। अगर इतना टाइम गुजरा है जिसके अंदर इतना कुछ और हो सकता था, यानी उसके बाद सीज फायर जंगबंदी की वायलेशंस हुई, ईरान के ऊपर हमले हुए, ईरान ने उनके ऊपर हमले किए, तो जंग उस वक्त भी शुरू हो सकती थी दोबारा। क्या माने था, क्या चीज रोक रही थी इनको जंग करने से। तो जाहिर है कि जंग नहीं करना चाहते, इसीलिए वो जंग की तरफ नहीं गए, क्योंकि हालांकि उसके बेशुमार ऑप्शन है। आप इसराइल की बात कर रही थी, अभी इसराइल भी यही चाहता है जंग हो। उसने बेशुमार ऐसे मौके पैदा किए जहां पर के जंग को दोबारा छेड़ा जा सके इन दोनों के बीच में, फिर भी जंग नहीं छेड़ी इन दोनों ने। तो इसमें कोई हाथ को रोक तो नहीं सकता था इन दोनों का, रोक जंग करना चाहते तो जा सकते थे। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस बात पे अब यकीन कर लेना चाहिए कि दोनों अतराफ वाकई जंग नहीं चाहते। अच्छा, वैसे तो आज नेतन्याहू की तरफ से भी जो लेबनान में हमले किए जा रहे थे वो रोकने की बात की गई, लेकिन जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के बयानात आए कि अहमद अल शरा को इस्तेमाल किया जाए लेबनान के लिए, तो आपके ख्याल में कि अहमद अल शरा की जो एक तैयारी की गई थी, उन्हें जो इक़्तिदार में लाया गया, वो क्या इसी मकसद के लिए लाया गया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस मकसद के लिए लाया गया। वो ये था कि जिस तरीके से देखिए 4 ऐसे या 5 समझ लीजिए, 5 मैं आपको मुल्क गिना देता हूँ या जगह गिना देता हूँ जहां पर के ख्याल ये किया जाता था कि ईरान का बहुत ज्यादा असर रसूख है जी या उनके कंट्रोल में है। मिसाल के तौर पे यमन में हूटीज हैं, इधर गजा में हमास था, और फिर हिजबुल्लाह है लेबनान के अंदर, इराक था और अब शाम था। तो इराक को तो उन्होंने बड़ी हद तक न्यूट्रलाइज कर दिया, वहां पे हमले किए, वहां पर फोर्सेस छोड़ी। इस वक्त वहां पे
ईरान के हक जो जो हक के में हैं फोर्सेस ऐसी भी मौजूद हैं इराक के अंदर, इसराइली भी मौजूद हैं, उनकी फोर्सेस भी हैं, जी जी। अमरीकियों की फोर्सेस तो है ही हैं, कुर्द भी हैं जो कि अमरीका के भी मामलात को सपोर्ट करते हैं, और साथ ही जो तुर्क कुर्द हैं उनकी भी मदद करते हैं। तो ये तो इराक का नक्शा हो गया। तो इसलिए उसको तो बड़ी हद तक न्यूट्रलाइज कर दिया, साथ शाम रह गया था। तो शाम से जो असर था रूस का, उसको खत्म करना था। और आपको पता है कि वहां पर जो हुकूमत थी वो बशर अल असद की, वो ईरान उसको सपोर्ट बहुत स्ट्रांगली करता था। जी। तो अहमद शर्रा साहब पहले से ही उनके खिलाफ एक जंग लेके चले हुए थे, एक इंटरनल इंसर्जेंसी वहां पे शामिल थी, उसको सपोर्ट किया होगा, तुर्की ने किया होगा, सिमिलरली अमेरिका ने किया होगा। तो ये खिचड़ी है जो मशरक़ वस्ता में रही है बहुत देर तक। क्या ये खत्म हो जाएगी? कहना मुश्किल है, क्योंकि डिपेंड करता है कि इनके जो निज़ाम अब बने हैं इन तमाम छोटी छोटी जंगों या स्कर्मिशेस या इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के बाद, ये कितने देर बाद साबित करते हैं अपने आप को, किस हद तक ये लोग अपने अवाम की जरूरियात को पूरा कर पाते हैं। मैं इन दो बड़े मुल्कों की बात कर रहा हूँ, शाम की और सीरिया की। तो इसलिए नहीं कहा गया कि शाम के हवाले कर दिया जाए लेबनान को। मेरा नहीं ख्याल कि दैट इज अ पॉसिबिलिटी। ईरान, लेबनान और शाम आपस में पड़ोसी हैं, और इनकी आपस के जो तल्लुकात हैं वो भी काफी गहरे हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरा ख्याल है कि जहां पर लेबनान के अंदर एक रिकग्नाइज सॉवरेन गवर्नमेंट है, हमें उसको भी मान लेना चाहिए। हिजबुल्लाह तो है ही है, हिजबुल्लाह एक मलिशा है, ये रेगुलर आर्मी भी नहीं है, और ना ही ये लेबनान इसको ओन करता है। लेकिन बाहर वो एक इतनी स्ट्रांग प्रेजेंस है वहां पर आर्म्ड मलेशिया की, कि वो आर्म्ड मलेशिया जो है वो उसको ईरान सपोर्ट करता है। तो बिल्कुल। अहमद शर्रा जो है, क्या उनके अंदर इतनी काबिलियत आ गई है कि वो अपने तौर पे हिजबुल्लाह को टेक ऑन कर लें? मेरा ख्याल है इस वक्त तो नहीं है। और हिजबुल्लाह भी और ईरान भी चाहेगा कि अपना जो फोकस है वो सिर्फ फिलहाल इसराइल पे ही रखे, ना कि वो शाम के साथ कोई एक और देखिए, ट्रम्प साहब की जो बातें होती हैं वो कोई ऐसी ही होती हैं कि उनको बस खड़े खड़े बात कर दी उन्होंने, कोई इसके बारे में सोचा कुछ नहीं होगा। जब सोच के बैठने के लिए, काम करने के लिए बैठेंगे, तो एहसास होगा कि क्या ये मुमकिन है या नहीं मुमकिन, या इसके फायदे हैं या नुकसानात ज्यादा हैं, वो फिर बाद की बात है। तो ट्रम्प साहब की शख्सियत का पहलू है, इससे पेशतर के हम उसके ऊपर कोई नतीजे अखज़ कर पाए उनकी बात से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कतर की मुज़ाकरात में मौजूदगी काफ़ी पॉजिटिव देखी जा रही है, और शायद इन मुज़ाकरात या इस पीस डील के हवाले से ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस भी इसलिए भी दी जा रही है कि कतर इसमें मौजूद है। अब ईरान अमेरिका सालिसी के वजह से भी, और इन तमाम मुज़ाकरात के पीसफुल होने के बाद, आप मिडल ईस्ट में क्या देख रहे हैं? कतर का एक तो असर रसूख ठीक है, पीस टॉक के तौर पर सामने हमेशा आता रहा है, लेकिन इन मुज़ाकरात के बाद आप कतर का किरदार क्या देख रहे हैं, और बाकी मिडल ईस्ट कंट्रीज को आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, मिडल ईस्ट जिससे जीसीसी कहते हैं, जीसीसी के अंदर दो मुल्क हैं जिनकी हैसियत जो है वो डोमिनेटिंग है। वो हैं सऊदी अरेबिया और यूएई। जी जी। यूएई अपने महल्ले वकू की वजह से, और फिर उसके बाद एक उसकी इकोनॉमी में एक वाइब्रेंस थी। सऊदी अरेबिया इसलिए कि एक बड़ा मुल्क है, बड़ी मिलिट्री है, बड़ी कुव्वत है, तो उसकी अपनी वो हैसियत है। बाकी बहरीन, ओमान और कतर और कुवैत, ये चार मुल्क ऐसे हैं जो कि छोटे छोटे जजीरे हैं, जिनके ऊपर के किसी किस्म का असर होना, उनका असर अंदाज होना कोई बहुत शायद पॉसिबल नहीं। ओमान अलबत्ता एक ऐसा मुल्क जरूर है कि जिसने कि अपने आप को बहुत स्टेबल और स्टडी रखा हुआ है, तो वो अपना रोल ऐसा ही अदा करता रहेगा। जहां तक कतर का तल्लक है, कतर कोशिश करता है, क्योंकि वो दो ऐसे धड़ों के बीच में फंस गया जहां पर पड़ोसी है उसका ईरान, और बहुत सारी जो जो गैस फील्ड्स हैं इसकी कतर की, उनका फिलहाल जो रास्ता है वो होर्मुज के थ्रू है। और उसका जो बिगेस्ट, जो जिसको नॉर्थ साउथ गैस फील्ड कहते हैं, जी ये जी। नॉर्थ साउथ गैस फील्ड ऐसी है जिसके अंदर से एक मुंह जो है वो ईरान में है, और उसी गैस फील्ड का दूसरा मुंह जो है वो कतर में है। तो उनको बहुत सारी चीजों को ईरान के साथ मिलके लेके चलना पड़ता है। वो अपने आप को किसी मुतखारिब साइड के ऊपर खड़ा उस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरीके से कि गालिबन यूएई खड़ा कर लेता है जिस तरीके जी। से, या कुवैत है तो मिसाल के तौर पे। तो ये डिफरेंसेस हैं उनकी अप्रोच के अंदर। लेकिन ये सब चाहेंगे, क्योंकि ये सब के सब इस वक्त एक जिसे कहते हैं इकोनॉमिक ब्रेकआउट की तरफ जा रहे थे, जी कोशिश जी। कर रहे थे कि ये सिक्योरिटी के मामलात से निकल के अब हम इकोनॉमी की इसको अपनी स्ट्रांग करें, डाइवर्सिफाई करें, इकोनॉमीज की शक्ल बदलें। यूएई भी कर रहा था, सऊदी अरेबिया कर रहा था, और कतर ऑलरेडी काफी इस चीज में अपने आप को लेकर चल रहा था। तो ये तमाम लोग मुल्क ये चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है ये चाहेंगे कि जल्द से जल्द अमन भी बहाल हो, तल्लकात में भी बेहतरी आए,
और ईरान के साथ जहां जहां मुमकिन हो तावन किया जाए, उसके बाद आके लेके चला जाए। इसके बाद इसके अलावा कोई क्या बहुत बड़ी तब्दीली हमारे यहाँ आमतौर पे ये की जाती है कि शायद अमेरिका चला जाएगा छोड़ के खत्ते को ईरान, ऐसा नहीं होता। जाहिर है उनकी सिक्योरिटी, उनके जितने भी डायनामिक्स हैं सिक्योरिटी के, डॉक्ट्रिन्स हैं, जो उनका सामान जो आता है, सामान हर्बी, वो जी सब का जी सब बिल्कुल। वहां से या वेस्ट यूरोप से या अमेरिका से आता है। तो वो इस तरह से एकदम से तब्दील अपने आप को ना कर सकते हैं ना करेंगे, लेकिन कोशिश होगी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को सामने आने दिया जाए ताकि वो मिल के फिर सब लोग उसको एक्सेप्ट भी करें, उसको लेके चलें। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब आपके वक्त का। इसी पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शमशाद अहमद खान साहब साबिक सेक्रेटरी खारजा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। इसी मामले पे हम बात करेंगे। शमशाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान और कतर के भरपूर किरदार की वजह से जो मुज़ाकरात मुमकिन हुए हैं, दुनिया अब पाकिस्तान के किरदार को या पाकिस्तान के मुकाम को कहाँ पर देख रही है? ये बहुत अच्छे तरीके से देख रही है। जाहिर है कि जब कोई अच्छी बात होती है तो दुनिया में उसकी पजीराई तो होगी। तो अब ये है कि अब देखना ये है कि ये सिलसिला आगे की तरफ जाएगा, ये देखना है। अब तक तो ठीक चल रहा है, अगरचे हिकअप हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि लास्ट मिनट पे इसराइल जो है वो स्पॉइलर का अपना रोल अदा करता जा रहा है। ट्रंप जो है वो बजाते खुद एक बहुत ही अनप्रडिक्टेबल शख्सियत है और वो भी कड़ियां देता है ईरान को। लेकिन लेट्स होप कि जो सिलसिला शुरू हुआ है तो इस वक्त हमें तवज्जो देनी चाहिए इसके नताज पर। इसमें ये नहीं हमने, क्योंकि हमने आगे सालसी में इनको बिठा दिया है। अब जो बातें वो दोनों पार्टियों ने आपस में तय करनी है, उसमें हमने भी इतना बड़ा कोई किरदार अदा करना। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, यही कह सकते हैं। और अगर अच्छे तरीके से ये चला जाता है, अमन कायम हो जाता है, जो जो मुतवक्को अमन है, तो फिर आगे चल के पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा रोल होगा जिसमें पूरे खित्ते की एक पैराडाइम शिफ्ट लाने की जरूरत होगी, जिसमें रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एक नया नेगोशिएट करने वाला होगा, ताकि ये जो यहाँ पे अमेरिका का किरदार था, इसने जो बेसेस वगैरह बनाए थे खित्ते की रियासतों में, वो उन रियासतों के लिए एक अजाब बन गया था। तो अब ऐसा है कि खित्ते के ममालिक बजाते खुद एक कलेक्टिव सिक्योरिटी अपनी संभालेंगे, बिल्कुल उसी तरह। लेकिन शमशाद साहब, फिर इस चीज में कितना वक्त लगेगा? क्योंकि जाहिर है ना तो अमेरिका फौरी तौर पर निकलेगा और ना वो ममालिक फौरी तौर पर चाहेंगे कि अमेरिका उनके मुल्कों से जो अपनी बेसिस है उसको हटाए, क्योंकि अमेरिका के साथ जो उनके सिक्योरिटी मुआहिदात हैं, जाहिर सी बात है वो एकदम से तो नहीं चाहेंगे। तो फिर ये कितना लंबा अरसा लगेगा इस तमाम तर मामले को आगे बढ़ने में? इन्होंने ऑलरेडी जो MOU किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो मुफाहमती याददाश्त है, तो वो तो ये एक हफ्ते के बाद फिर बेसिकली 60 दिन का वक्त है इनके पास जी। और अगर 60 दिन में कोई नतीजा रहता है या कोई मुश्किल आ जाती है तो उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो वो ऑब्वियसली ये सब डिपेंड करेगा किस तरह गुफ्तगू आगे कैसे चलती है। तो इसी वास्ते मैंने कहा ना कि अब हमें मुंतजर होना चाहिए इन नतायज पर जो 60 दिन का वक्फा है। और बहुत 14 नुकात बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं और उनमें आखिरी पॉइंट जो है वो यही है कि इस सारे प्रोसेस को एक लीगैलिटी भी दी जाएगी टू ए रेजोल्यूशन UN सिक्योरिटी काउंसिल। जो 14वां पॉइंट है उसके जरिए से बाकायदा लीगलाइज भी कर दिया जाएगा। तो अब देखा जाएगा कि जब ये 60 दिन गुजर जाएंगे और अगर अच्छी प्रोग्रेस हुई तो कुछ वो फॉर द बेस्ट। वो जो मैं बात कर रहा हूँ वो लंबा अरसा है। वो जो रीजनल पैराडाइम शिफ्ट करनी है, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाना है, उसके लिए तो बहुत नेगोशिएशन की जरूरत होगी। 10-12 ममालिक को हमें अपने साथ मिलाना होगा, जिसमें ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, कतर, अमारात, बहरैन, ओमान और इजिप्ट, इराक, सीरिया, तो जॉर्डन, लेबनान। तो वो जो हैं ममालिक, उनका ताल्लुक बराह रास्त जो असल इसराइल और फलस्तीन का झगड़ा है उसका एक पैराडाइम हल निकालना है। और वो उसके हल का जो ढांचा मौजूद है और वो है 2002 में, मार्च 2002 में सऊदी अरब ने एक अरब समिट बुलाई थी, जिसके बाद फिर ये पीस इनिशिएटिव लेके रख दिया हुआ है। उस पर अमल नहीं हो रहा क्योंकि इसराइल नहीं कर रहा। इसराइल अभी तो अपना ग्रेटर इसराइल के ख्वाब में है ना।
तो वो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब उसका कभी पूरा नहीं होगा। और एक दफा ये जो ट्रंप का सिलसिला है ये अमन ले आए आर्जी तौर पर, ये 60 दिन या दो महीने या 3 महीने में जी अगर आ बिल्कुल। जाता है तो फिर हालात ऐसे पैदा हो जाएंगे जिससे इन खित्ते के ममालिक को मौका मिल जाएगा कि वो आपस में बातचीत करके एक नेटो टाइप मुआहदा, ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसके तहत वो अपनी सलामती की जिम्मेदारी खुद करेंगे, किसी बिल्कुल। बड़ी ताकत पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल। अच्छा शमशाद साहब, जेडी वेंस के मुताबिक जौहरी मसले पर और लबनान जंग बंदी के इस्तेहकाम पर बात होगी, लेकिन ईरानी वफ्द में बैंक हुकाम और ऑयल फील्ड एक्सपर्ट्स की मौजूदगी बता रही है कि ईरान मुआशी मसाइल के हल और एतमाद साजी के लिए जो उसके मुंजमद असासे हैं उनकी बहाली और ऑयल एक्सपोर्ट पर पाबंदी का खात्मा चाहता है। आपका क्या ख्याल है? वो इस जो MOU की प्रोविजंस हैं वो उनके मुताबिक है, इसके मुताबिक इन्होंने तय करना है, क्योंकि अभी आजकल में जो बातचीत हो रही है इसके बाद फिर वो टेक्नीशियंस बात करेंगे, टेक्निकल लेवल पे बात होगी जिसमें ये सारे छोटी छोटी चीजें हैं, उसमें न्यूक्लियर इशू पे भी बातचीत होगी और हुर्मुज़ के जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं उन पे बात होगी, और ये जो सैंक्शंस की बात है, ईरान के जो मुतालबात हैं उन पे जो उसको रेपरेशन वगैरह मिलने हैं, तो वो डिटेल्स जो हैं वो टेक्निकल लेवल पे बात होगी। अभी ये जो फिलहाल तो ये किसी तरीके से ये जो असल MOU है उसके फॉलो अप के लिए बात होगी। अच्छा, और अभी जो ईरान जाहिर से बात है वो अपने से पाबंदियां भी हटवाना चाहता है और वो चाहता है कि बाकी मुल्कों के साथ उसके तिजारती मामलात भी आगे बढ़ें। ईरान को कितना वक्त लगेगा, अगर तो ये पीस डील जो चल रही है ये पुरअमन तरीके से चलती है, ये मामला चलता है, तो ईरान को कितना वक्त लगेगा दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात बहाल करने में या दुनिया को ईरान पर ट्रस्ट करने में? देखिए, इस किस्म के मामलात में तो कभी भी वक्त को डिलीनिएट नहीं किया जा सकता, कितना वक्त लगेगा ये डिपेंड करेगा कि किस माहौल में गुफ्तगू हो रही है, बिल्कुल। और अमेरिका की जानिब से कुछ स्पॉयलर्स जो हैं वो कितनी मुश्किलात पेश कर रहे हैं, ईरान की जानिब से ऑब्वियसली ईरान के अपने मसाइल हैं, तो ये इस पे कोई पेशीनगोई नहीं की जा सकती, बस उम्मीद ही कर सकते हैं, अच्छी उम्मीद। बहरहाल उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा, अरब दुनिया Thank you. ईरान के मामले पर शमशाद साहब आपके ख्याल में अब क्या पॉलिसी अब बना सकती है? क्योंकि जैसे मैं पहले बात कर रही थी कि अब दुनिया को ईरान पर ट्रस्ट करने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन एक तरफ अरब दुनिया भी है। आपके ख्याल में अब जो अरब मुल्क हैं वो ईरान को आइसोलेट करने की बजाय सियासत में उसके मुस्बत किरदार के हवाले से या इकोनॉमी में उसके किरदार के हवाले से एक्सेप्ट करेंगे उसको? देखिए, ईरान को तो कोई मसला नहीं, ईरान को तो पूरी दुनिया ट्रस्ट करने का मसला जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का है। जी बिल्कुल। उसको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, वो कैसा कुछ है करता कुछ है, घड़ी में वो अमन की बात करता है, घड़ी में वो कहता है मैं बमबारी कर दूंगा। तो मकसद ये है कि असल मुश्किलात जो हैं वो ईरान की तरफ से नहीं है, असल मुश्किलात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हैं या डोनाल्ड ट्रंप का जो साथी है नेतन्याहू उसकी जानिब से। तो मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ ईरान ने अपने आप को बहुत अच्छा कंडक्ट किया है, उसने तो बल्कि ट्रंप की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। ट्रंप तो ये सोचता था कि ये 2-3 दिन में ईरान का सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा, तो ईरान ने तो ऐसी अनरिलेंटिंग कैंपेन करके अपने आप को डिफेंड किया है। मैं कहता हूँ कि दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं है। ये पहली दफा ये साबित हो गया है कि 250 साल वाली तारीख का मुल्क था अमेरिका, वो धड़ाम से वो नीचे आ गया है, और ईरान जो 6000 साल पुरानी सिविलाइजेशनल रियासत है और आज तक उसने कहीं भी शिकस्त नहीं पाई, तो वो देख लीजिए कैसे डटा हुआ है, और वो अपनी जगह बनाएगा भी। दुनिया में तो जगह बनी हुई है उसकी। ये वाहिद मुल्क है जिसने एक सुपर पावर को पहले 2-3 हफ्तों के अंदर धड़ाम से गिरा दिया था। शिकस्त अमेरिका को हुई है, ईरान को शिकस्त नहीं हुई है। ईरान ने ये जंग जीत ली है, अब सिर्फ देखना लॉन्ग टर्म बुनियादों पर एक नया ढांचा, एक पैराडाइम स्ट्रक्चर की जरूरत है। उसके लिए ये डायलॉग हो रहा है ताकि जो वाकयात हैं आइंदा आने वाले उनको किसी तरीके से पुरअमन तरीके से हल किया जाए, और वो अमन के जरिए से हल होगा, जंग से नहीं कोई नतीजा निकलेगा। ये अच्छा कदम है, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा रोल अदा किया है, और अब उम्मीद हमें ये करनी चाहिए कि ये इसका नतीजा अच्छा निकले। बिल्कुल ठीक, आपने बहुत बहुत शुक्रिया शमशाद अहमद खान का। एक ब्रेक से वापस आएंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़श्ता दिनों सोलर पैनल्स की कीमतों में यकदम गैर मामूली कमी देखने में आई। सोलर प्लेटें 7,000 रुपये और लिथियम बैटरियों की कीमत 25,000 से 1 लाख रुपए तक नीचे आ गई। कीमतों में कमी की वजह क्या है और ये कमी कितनी देर पा है, और क्या ये सोलर लगाने का बेहतरीन वक्त है या भी और इंतज़ार करना चाहिए? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सोलर एक्सपर्ट वकास मूसा साहब और डॉक्टर बिशारत हसन खान साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। वकास मूसा साहब, सबसे पहले बताएगा कि सोलर पैनल्स और लिथियम बैटरियों की कीमतों में इतनी अचानक कमी क्यों आई है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये दोनों को अगर थोड़ा सा हम अलग अलग करके देखें, पहले हम सोलर पैनल्स पे बात कर लेते हैं, जी जी। फिर लिथियम बैटरीज की तरफ भी मैं आता हूँ। तो सोलर पैनल्स में बेसिकली पिछले तकरीबन महीने डेढ़ से जो है ना मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी कि सोलर पैनल पे टैक्स बढ़ेगा। पिछले साल जैसे कि आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने 18% सोलर पैनल्स पे टैक्स लगाया था, और फिर अवाम का, लोगों का, मीडिया का, सबकी बात सुन के उन्होंने उसको 10% कर लिया था। और इस साल सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आईएमएफ के प्रेशर की वजह से, बजट की प्रेशर की वजह से शायद इसको फिर से 18% पे लेके जाएंगे। अच्छा, अब इसमें होता यह है कि कम्युनिकेशन क्योंकि क्लियर नहीं होती गवर्नमेंट की तरफ से, तो बीच में बहुत से अनासर ऐसे होते हैं पाकिस्तान में, हम सबको पता है कि जिस तरह से जो इन्वेस्टर जिसको कहते हैं या मिडिल मैन जिसको कहते हैं, जो प्लॉट की फाइलों पे होता है, गाड़ियों के ऑन पे होता है, इस तरह से, जिससे ना तो इंडस्ट्री को फायदा होता है, ना कस्टमर को फायदा होता है, एंड यूजर को फायदा होता है। लेकिन क्योंकि कम्युनिकेशन क्लियरली नहीं की जाती शुरू से, यानी क्लियरली जो कम्युनिकेशन है, अगर शुरू से जिस तरह से हम कह रहे थे एसोसिएशन वाले कि आप ये अनाउंस कर दें जी। कि इस दफा सोलर पे टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि गर्मी का टाइम होता है, जून का जो महीना होता है उसमें गर्मी भी शदीद होती है, लोगों के बिल भी ज्यादा आ रहे होते हैं, तो पैनिक मोड में फिर लोग परचेजिंग कर रहे होते हैं, और इसमें बीच में मिडिल मैन इन्वेस्टर्स ऐसे आ जाते हैं जो कि माल स्टॉक कर लेते हैं, और उसका रेट, यानी कुछ तो देखें सीजन के साथ रेट बढ़ता है, लेकिन वो थोड़ा सा बढ़ता है 5% 6%, और साथ में इस चीज से जो है वो पैनिक फर्दर हो जाती है। तो अब क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह क्लैरिटी आ गई है जी जी। और क्लैरिटी बेहतर हो रही है कि सोलर पैनल पे जो है टैक्स नहीं लगेगा, तो मार्केट में तकरीबन 2 से 3 हज़ार रुपए प्लेट पे, या सोलर पैनल की एक जो पैनल होता है उस पे वही तकरीबन आप समझ लें कि जो 18% जीएसटी लगना था और अब 10% पे ही रहेगा, तो वो 8-10% का जो है फर्क वो आ रहा है। इसके सही। अलावा कुछ एक्सपेक्टेड है कि शायद कीमत थोड़ी फर्दर और नीचे आएगी, वो बिकॉज जैसे जैसे सीजन खत्म होगा, और चाइना में भी कुछ टारगेट्स वगैरह होते हैं या प्रेशर होता है जून के एंड पे, उन्होंने प्रोजेक्ट्स क्लोज करने होते हैं, तो उसकी वजह से डिमांड थोड़ी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कुछ प्राइसेस ऊपर होती हैं। तो ये एक ओवरऑल इम्पैक्ट है। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, शायद मार्केट में कुछ खबरें वही, जिस तरह से पैनिक जब ऊपर जाने का पैनिक होता है उस वक्त भी पैनिक होता है, और जब नीचे जाने का होता है तब भी पैनिक होता है। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन करें और अगर आप इंटरनेशनल मार्केट को देखें, तो अभी तक जो है चाइना में प्राइसेस कोई खातिर ख्वाह उसमें डिक्लाइन नहीं आया, बल्कि जी अभी जी। तक प्राइसेस ऊपर वाले ट्रेंड पे ही हैं, फर्दर ऊपर नहीं जा रही, लेकिन फ्लैट है तकरीबन। तो आगे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सोलर पैनल में हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत कमी आए जैसे जैसे सीजन खत्म होगा और डिमांड कम होगी, बट एज सच कोई बहुत मेजर नहीं है, जो आना था इम्पैक्ट वो आ चुका है। अच्छा। दूसरी तरफ अगर हम लिथियम बैटरी की तरफ देखते हैं, जी जी। तो लिथियम बैटरी में उसको थोड़ा सा हमें और पीछे जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि लिथियम बैटरी में जो है टैक्स की वजह से तो कोई इम्पैक्ट नहीं आया। लिथियम बैटरी में जो प्राइसेस का इम्पैक्ट मेनली आया है, वंस अगेन मैं इस पे कम्युनिकेशन की बात करूंगा। आपको याद होगा कि फरवरी में नेट बिलिंग की पॉलिसी गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी। अब वो जो नेट बिलिंग की पॉलिसी थी वो इस तरह अनाउंस की थी कि 9 फरवरी 2026 को जो है ना वो नोटिफिकेशन आया था, और उस पर लिखा हुआ था कि इफेक्टिव टुडे। ये हम हमेशा गवर्नमेंट को, ब्यूरोक्रेट्स को हम कहते हैं कि आप इस तरह से पॉलिसीज ना बनाया करें कि एक दिन आप इंप्लीमेंट करते हैं और कहते हैं कि उसी दिन से लागू हो जाएगी, इससे मार्केट डिस्टर्ब होती है। लेकिन लिथियम की बैटरी 99% जो है ना वो पाकिस्तान के बाहर से आती है, चाइना से आती है। 30-40 दिन, 50 दिन, 60 दिन लग जाते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने बना के रखी हुई है और जैसे ही पाकिस्तानी ऑर्डर करेंगे अगले दिन सुबह वहां पे जो है ना फेडेक्स करके पहुंचा दी जाएंगी। आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, बैंक से बात होती है, नेगोशिएशन होती है, एलसी खुलती है, फिर शिपिंग टाइम है, फिर शिप होने के बाद आके क्लियर होती है, फिर क्लियर होके यहाँ से पोर्ट में जाती है, तो बड़े आराम से 3 महीने तक का टाइम लग जाता है मार्केट में एक चीज को आने में। तो अब जब आपने अचानक से एक पॉलिसी अनाउंस कर दी, और बड़ा क्लियर, उस वक्त भी हम कह रहे थे और अभी भी हम ये कहते हैं कि उस पॉलिसी का एक बड़ा क्लियर इंपैक्ट है कि आपकी बैटरीज की तरफ लोग जाएंगे। जब नेट मीटरिंग इतनी फिजिबल नहीं रहेगी, नेट बिलिंग जो है वो नेट मीटरिंग की तरह फिजिबल नहीं है, तो खुद ब खुद जिन्होंने सोलर लगाना है वो बैटरीज की तरफ जाएंगे। साथ में इस चीज पे मजीद जो इम्पैक्ट आया वो ये हुआ कि ये जो ईरान क्राइसिस हुई थी जिसमें कीमतें बढ़ी थी, तो उसकी वजह से लोड शेडिंग भी हुई, उसकी वजह से डीजल की प्राइसेस भी महंगी हुई, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे महंगी होंगी, तो लोगों ने बैटरीज परचेज करना शुरू की। अब क्योंकि हमने प्लानिंग तो की नहीं थी, हमारी गवर्नमेंट
का वो जो स्टाइल है कि उन्होंने एक दिन कहा सुबह के भी कल सुबह से जो है ना वो पॉलिसी चेंज हो रही है, तो अचानक से मार्केट में एक शॉर्टेज आ गया, क्योंकि वो सप्लाई अवेलेबल नहीं थी, और सप्लाई नहीं अवेलेबल होती तो शॉर्टेज आती है। तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता करके शॉर्टेज खत्म हो रही है, तो जैसे जैसे शॉर्टेज खत्म हो रही है तो प्राइसेस फिर से नॉर्मलाइज हो रही हैं। अच्छा। अगेन यानी मेरा ख्याल है कि कम्युनिकेशन अगर हम बेहतर करें तो हम काफी सारा जो है ना, जो हम एडहॉकिज्म की वजह से एक इनएफिशिएंसी लेके आते हैं मार्केट में। और याद रखने की चीज ये है कि इनएफिशिएंसी से फायदा किसी को नहीं होता, ना ट्रेडर को फायदा होता है, ना सोलर की हमारी इंडस्ट्री को फायदा होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कंज्यूमर जो है, एंड कंज्यूमर है, उसको नुकसान होता है, क्योंकि प्राइस वो देता है। तो अगर जिस तरह हमें हमेशा एग्जांपल दिया जाता है कि भाई दूसरे ममालिक में भी पॉलिसी चेंज की गई है, नेट मीटरिंग की पॉलिसी से नेट बिलिंग पे आए, हम भी कहते हैं बिल्कुल आप कर सकते हैं चेंजेस, ज़ाहिर है डिस्कस करके पॉलिसीज को। ऐसा तो नहीं है कि आखिरी हर्फ हैं, इनको चेंज किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह स्वीडन का एग्जाम्पल है, तो स्वीडन में 2027 से जो पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी वो 2025 के एंड में बता दी गई थी। उससे ये होता है मार्केट में प्लानिंग हो जाती है और चीजें जो है वो बेहतर तरीके से लेकिन manage की जा सकती हमारे हैं। यहाँ पे तो ये सिचुएशन basically इतनी reason है। तेजी से चेंज होती है कि जैसे आप प्लानिंग की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे शायद इतनी लंबी प्लानिंग्स होती नहीं है। और अब जो कीमतों में कमी की बात की जा रही है, तो क्या कीमतों में कमी वक्ती असरात के ज़ेर असर है या मुस्तकिल तौर पर रहेगी? डॉक्टर बशारत साहब, आपसे जानना चाहूँगी। और दूसरा, कौन से अवामिल दोबारा से सोलर पैनल्स और बैटरियों की कीमतें बढ़ा सकते हैं? जैसे ईरान वॉर की बात की अभी वकास मूसा साहब ने, कि उसकी वजह से भी एक अनएक्सपेक्टेड सी सूरत हाल थी, काफ़ी मिक्स सिचुएशन थी मार्केट में, तो इसीलिए कीमतें एकदम से ऊपर चली गई। वो कौन से अवामिल हैं जो दोबारा अब ऐसी सिचुएशन कर सकते हैं? अस्सलामुअलैकुम। देखिए, बात यह है कि अब ईरान की जंग खत्म होने से और इस मुआहदे के होने से, जो कि आज जो है अपने तकमील को पहुंचेगा स्विट्जरलैंड में, उसके बाद तेल और गैस की कीमतें नीचे आएंगी, बल्कि ऑलरेडी आना शुरू हो गई हैं। जब जैसे जैसे नीचे आती जा रही हैं, तो पाकिस्तान, चूंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो बिजली बनाई जाती है वो इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स के जरिए बनाई जाती है। इसमें इम्पोर्टेड फर्नेस ऑयल है, इम्पोर्टेड कोल है, इम्पोर्टेड एलएनजी है। तो ये एलएनजी, जैसे आपको पता है कि कतर ने बिल्कुल आपको देनी बंद कर दी थी, और फिर आप काफ़ी महंगी खरीद रहे थे मार्केट से। तो अब वो प्राइसेस नीचे आनी शुरू होंगी और काफ़ी नीचे आ जाएंगी, तो आपकी जो बिजली जिससे बनती है, तो यूनिट वो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं रहेगा और उसकी कीमतें कम होनी चाहिए, थ्योरेटिकली कम होनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि क्योंकि पाकिस्तान में गर्मियों में सिर्फ 22,000 मेगावाट, सर्दियों में 8,000 मेगावाट जो है उसकी ज़रूरत होती है, आपने 46,000 मेगावाट्स के पावर प्लांट्स लगा दिए हैं, और इससे ज़्यादा जो है रोज़ाना के हिसाब से और आप जनरेशन लाइसेंस इशू कर रहे हैं नेप्रा के जरिए। तो अब ये है कि आपको कैपेसिटी पेमेंट्स देनी पड़ती हैं। तो ये जो तेल और गैस और एलएनजी की कीमतें नीचे आने से, जो और इम्पोर्टेड कोयले की कीमतें नीचे आने से, जो फ़ायदा होना चाहिए अवाम को कि उसको सस्ती बिजली मिलनी चाहिए, वो अवाम तक नहीं पहुंचता, क्योंकि आप कैपेसिटी पेमेंट्स अरबों रुपए में कर रहे होते हैं हर साल आईपीपीज को, और वो पेमेंट्स जारी रहती हैं, जिसकी वजह से वो ट्रांसफर नहीं होता, वो जो फायदा है अवाम को। एक चीज। दूसरा ये है कि आप रिन्यूएबल्स की तरफ नहीं जाते, आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ नहीं जाते, जिसमें कि हाइडल आता है, जिसमें कि विंड आता है, जिसमें कि बायोमास टू एनर्जी आता है, इसमें वेस्ट टू एनर्जी आता है। इसी तरीके से और जो ज़राए हैं मुतबादिल तवानाई के, उनके ऊपर आप नहीं जाते। आप इम्पोर्टेड कोल की तरफ जाते हैं, इम्पोर्टेड एलएनजी की तरफ जाते हैं, आप लोकल कोल की तरफ नहीं जाते जो कि आपके पास थर में मौजूद है। आप न्यूक्लियर को नहीं बढ़ाते, आप हाइडल को उस तरीके से नहीं बढ़ाते। तो उससे ये होता है कि आपके मुल्क में इस वक्त जो बिजली है वो 4 गुना महंगी है रीजनल कंट्रीज के मुकाबले में, और जिसकी वजह से फिर ये होता है कि जब यूनिट आप इतना महंगा देते हैं, तो लोग जो है फिर सोलर की तरफ जाते हैं, सोलर से सस्ती बिजली लेना चाहते हैं। उसमें नेट मीटरिंग ने काफ़ी किरदार अदा किया, हम लोगों ने इसमें बहुत हेल्प की थी नेप्रा की इन रूल्स को बनाने में। उसके बाद क्योंकि आपने आईपीपीज को पे करना है, और अगर ज़्यादा सोलर लगता है पाकिस्तान में, जो कि लग रहा था, बहुत बुरी तरह लोग सोलर की तरफ जा रहे थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे महंगी तरीन बिजली जो इस 4 गुना महंगी है इस रीजन में। लोग सोलर की तरफ जब ज़्यादा आने शुरू हुए, तो आपने जो पेमेंट्स करनी थी आईपीपीज को, जिनके साथ आपके 25 से 30 साल तक के मुआहदे थे, वो मुतासर हो रहे थे, क्योंकि आपके मुल्क में ना इंडस्ट्री को ज़्यादा आपने बढ़ाया है, और ना जो है और कोई इस तरह की खपत है ज़्यादा बिजली की। सिर्फ ये है कि एयर कंडीशनिंग में इस्तेमाल होती है ज़्यादा, जो कि गर्मियों के मौसम में, वो फिर लोगों ने सोलर की तरफ जाना शुरू कर दिया। और सोलर भी फिर आपने नेट मीटरिंग ख़त्म करके जब नेट बिलिंग की तरफ गए, तो उससे भी काफ़ी इफेक्ट हुआ, और सोलर को आपने डिस्करेज करना शुरू कर दिया।
लेकिन जहाँ तक कीमतों का ताल्लुक है, ना सिर्फ ये जो मैंने टेक्निकल वजूहात बताई हैं, इसके अलावा अब क्योंकि पाकिस्तान में हर चीज़ के कार्टेल्स बन जाते हैं, और वो जो है फिर कीमतों को फिर कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल। अगर मार्केट फोर्सेस ही सिर्फ जो है वो कीमतों को कंट्रोल करें कि अगर आपकी सप्लाई जो है ज़्यादा है, आपकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई आप उसको उस हिसाब से दें, तो फिर ये है कि आपकी जो है कीमतें मार्केट कंट्रोल करेगी। लेकिन यहाँ मार्केट कंट्रोल नहीं करती, यहाँ पर कार्टेल्स कंट्रोल करते हैं, और ये हर फील्ड में है। वही चीज़ सोलर में भी आ गई है, वही चीज़ पे बैटरीज में भी होगी। चंद बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, चंद बड़े बड़े जो स्टॉकिस्ट्स हैं, वो फिर होर्डिंग कर लेते हैं ऐसे मौके पे। और ना ये सिर्फ सोलर की फील्ड में नहीं, हर फील्ड में पाकिस्तान में ये होता है। और फिर वहाँ यहाँ पर किरदार आता है इंतज़ामिया का, कि वो सख्ती के साथ प्राइसेस पे जो है अमल करवाए, कि जो प्राइसेस होनी चाहिए। जिस प्राइस पे ये लोग इंपोर्ट करते हैं जी। चाइना से, उस पे अपना जायज़ मुनाफा रखकर वो चीज़ अवाम को मिलनी चाहिए। लेकिन ये इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो विल चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए, वो पॉलिटिकल विल अगर पीछे हो और इसको सख्ती से इम्प्लीमेंट कराया जाए, तब ही लोगों का फायदा हो सकता है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। अच्छा वकास मूसा साहब, क्या आप समझते हैं कि आम सारिफ के लिए सोलर लगवाने का इस वक्त ये बिल्कुल सही वक्त है, या मजीद अभी कुछ इंतजार करना चाहिए? जैसे सोने की मार्केट भी आजकल काफ़ी फ्लक्चुएट कर रही है, ऊपर नीचे जा रही है, तो उस पे भी लोग वेट कर रहे हैं कि जैसे मार्केट थोड़ा रुके तो वो डिसाइड करें कि लेना है या बेचना है। तो आपके ख्याल में भी सोलर के हवाले से क्या वक्त है? जी, मेरा इसमें यानी आमतौर पे अक्सर हमसे भी ये कस्टमर्स और हमारे जो जानने वाले होते हैं सवाल पूछते हैं कि इसको किस तरह से देखना चाहिए। तो मेरी राय इसमें यही है कि देखें, सोलर का असल में ये होता है ना कि आपने अगर सोलर लगाया तो आपका बिजली का बिल कम हो जाएगा। तो अब बिजली का बिल तो ऑन ही है, तो अगर आपने सोलर की डिसीजन डिले की 2 महीने से या 3 महीने से, तो उस 2 या 3 महीने में फिर आपको बिजली का बिल देना पड़ेगा। तो अगर तो सोलर की प्राइस में यानी बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता, लेट से थोड़ी बहुत अगर नीचे हो भी जाती है, अगर एक प्लेट पे हम 2,000 रुपए की बात कर रहे हैं और आपने अगर 10 या 15 प्लेटें लगानी है, तो आपका जो ओवरऑल डिफरेंस है वो 20,000 से 30,000 रुपए का आ रहा है आपके सिस्टम के ऊपर। जबकि उससे ज्यादा शायद आप जो है वो बिजली के बिल में उस महीने में या उसके अगले महीने में पैसे दे देंगे। तो ऐसी सूरत में जिसका घर तैयार है, जो सिस्टम लगाने के लिए रेडी है, तो उसको तो हम ये राय देते हैं कि आप तो लगा लें। लेकिन अगर कोई ऐसी ऐसी सिचुएशन है कि कोई शख्स है जो कि अपने घर की प्लानिंग 2 महीने बाद की कर रहा है, या उन्होंने कोई नया घर बनाना है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जी जी। या कोई इस तरह का इरादा है जो कि आगे 2-3 महीनों में, तो उनको हम ये एडवाइस देते हैं कि फिर आप अभी ना परचेज करें, आप जब आपको जरूरत होगी 2-3 महीने बाद उस टाइम पे कर लीजिएगा। तो बेसिकली सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है कि जिस शख्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जैसे सोने की परचेज है उसके वर्सेस अगर आप सोलर को कंपेयर करते हैं तो उसमें तो लेकिन ये है ना कि आपका एक नेमुल बदल जो बिजली में आपका खर्चा आ रहा है वो बचना जी जी शुरू हो जाता बिल्कुल। है। तो जैसे ही आप सोलर लगाते हैं तो आपकी बचत एक तरह से शुरू हो जाती है, आपका मीटर शुरू हो जाता है सोलर वाली साइड पे, जो पैसे बचाने वाला है, आपका पे बैक शुरू हो जाता है। तो इसलिए उसमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए अनलेस कोई मेजर इंपैक्ट आने वाला हो, और मेजर इंपैक्ट ऐसा हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे। जहां तक बैटरीज का ताल्लुक है, देखें उसमें भी प्राइसेस मोरलेस स्टेबल है। मैं आज भी कोई हेडलाइन पढ़ा था जो कह रहे थे कि आगे कोई 50-60 हजार का, लाख रुपए का फर्क आने वाला है एक बैटरी में। अच्छा। मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी चीज है। उसमें एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है जिसपे लोकलाइजेशन की बात हो रही है कि अगर बैटरीज को लोकलाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे और यहाँ पे लोकल फैक्ट्रीज लगेंगी तो फिर उसकी कीमत गिरेगी। तो लेकिन उसमें तो अभी मेरा ख्याल है कि महीने बल्कि शायद होता है 1 आध साल 2 साल लगेंगे उसको खातिर ख्वाह क्वांटिटीज में आने में। जी जी। तो उस वक्त तक तो टेक्नोलॉजी वैसे भी आगे पीछे चेंज हो जाती है, और उस वक्त तक आप अपनी काफी सारी बचत तो रिकवर भी कर चुके होंगे अगर आप साल 1.5 साल 2 साल वेट करने की बात करते हैं। तो इसलिए मेरी तो आमतौर पे कस्टमर्स को यही राय होती है, और जो पूछते हैं या जो इवन जो इंस्टॉलर्स वगैरह होते हैं, कि भाई आप अपना काम एज पर यूजुअल एज पर रिक्वायरमेंट्स आप करें, क्योंकि जो आपकी सेविंग आज हो जाएगी वो 2 साल बाद या 3 साल बाद टेक्नोलॉजी आएगी तो डेफिनेटली उसमें बिल्कुल कॉस्ट भी बिल्कुल। बेहतर होगी, मॉडल भी नए होंगे, लेकिन उस वक्त तक आप अपने आधे पैसे तो रिकवर कर चुके होंगे। बिल्कुल ठीक आपने। अच्छा डॉक्टर साहब, हुकूमत ने मुकामी सतह पर जो सोलर पैनल्स की तैयारी का फैसला किया है, अगर ऐसा होता है तो सार्फिन को इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, बात यह है कि अगर वो पैनल्स जो पाकिस्तान में बनेंगे वो सस्ते होते हैं उनसे जो कि आप इंपोर्ट करते हैं चाइना से, फिर तो कोई फ़ायदा अवाम को होगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में बनाना शुरू कर दें, उसके बाद हुकूमत को ये मजबूर करें कि आप इंपोर्ट के ऊपर टैक्स बढ़ा दें, और फिर जो चाइना से सस्ते इस वक्त पैनल आते हैं वो ही महंगे करवा दिए जाएं जी बिल्कुल। लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, तो फिर उससे अवाम को फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तान का इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो हमेशा से उसकी इस तरीके से उसकी ख्वाहिशात रही हैं कि वो रातों रात अमीर बनना चाहता है। वो रात को 1 पैसा लगाता है तो सुबह वो कहता है 10 पैसे बन चुके हो। तो मैं नहीं समझता कि ये चीज़ जो है चाइना से सस्ती आप पाकिस्तान में बना सकेंगे, जिस अच्छा। तरीके से चाइना में ये इंडस्ट्री डेवलप की जा चुकी है। हाँ, ये ज़रूर है
कि अगर सीपेक और उसके साथ जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं 9 जो बन रहे हैं, उसमें चाइनीज इंडस्ट्री ही जो सिंकियांग प्रोविंस में से ट्रांसफर होनी है पाकिस्तान में इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, हाँ अगर वो ट्रांसफर होती है और आप उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको सस्ती बिजली देते हैं, सस्ती गैस देते हैं, बाकी यूटिलिटीज उन तक प्रोवाइड करते हैं और उनको फैसिलिटेट करते हैं, तब ये है कि वो पैनल्स जो बनेंगे वो पाकिस्तान में ही बनाएंगे और सस्ते होंगे। लेकिन सीपेक में जो भी इस तरह की अगर मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके साथ फिर अगर इस तरह की शराइत लगाई जाती हैं कि वो सिर्फ एक्सपोर्ट की जा सकती है पाकिस्तान से, जी और जी। वो चीज़ पाकिस्तान में नहीं बेची जा सकती, क्योंकि आप उनको सर्टेन इंसेंटिव्स देते हैं जो कि अगर इंडस्ट्री आती है उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, उस इंसेंटिव का एक शर्त ये होती है कि वो चीज़ आप पाकिस्तान में नहीं बेचेंगे बल्कि इसको बिल्कुल। एक्सपोर्ट करेंगे, तो फिर वो भी फायदा पाकिस्तान के कंज्यूमर को नहीं होता। तो इसलिए ये है कि ये अभी मैं समझता हूँ कि दूर की कौड़ी लाने के मुतरादिफ है। चाइना से जब आपको इतने सस्ते पैनल्स मिल रहे हैं, मैं आपको ये बताऊं, जब हमने काम शुरू करवाया था ऑल्टरनेटिव एनर्जी बोर्ड के जरिए सोलर पर, तो उस वक्त $6 to $7 मिलियन पर मेगावाट ये कॉस्ट आया करती थी जी। और कोई इस तरफ आता नहीं था। हम लोगों को बहुत तरगीब देते थे कि आप सोलर लगवाएं, लेकिन कोई इस तरफ आता नहीं था। और अब आप देखें, क्योंकि बहुत बिल्कुल ज्यादा ठीक है। सस्ता हो चुका है उसके मुकाबले में, मैं कहता हूँ 10 गुना सस्ता हो चुका है, तो उसके बाद आपको हर छत के ऊपर सोलर नजर आता है। तो ये चीजें हैं कि मार्केट जो है, जब आप महंगी कर देंगे बिजली को बहुत ज्यादा, आप गैस को बहुत ज्यादा महंगी कर देंगे, तो फिर लोग जो है वो ऑल्टरनेटिव जराये की तरफ आते हैं। अब जैसे बिल्कुल, गैस आप ऑल्टरनेटिव ज़राए की तरफ लोग जाएंगे और यकीनन सोलर एक बेहतरीन ऑल्टरनेटिव ज़रिया है बिजली के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिशारत हसन साहब, वकास मूसा साहब, आप दोनों का। प्रोग्राम से इजाज़त दें। अल्लाह।